गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को करंट अफेयर के एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ डे की। तो कल का जो क्वेश्चन ऑफ डे था पहले उस पर बात होगी और उसके बाद आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे उन पर बात की जाएगी। तो कल का क्वेश्चन क्या था? अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए किस ट्रस्ट की स्थापना की गई है, ये हमारा प्रश्न था। आप सब जानते हैं कल यानी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के शिलान्यास की पूजा हो गई है, मोदी जी के द्वारा पूजा की गई है। और उसके साथ साथ जो है जो आपका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसने मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के स्थापना की घोषणा कर दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो मस्जिद निर्माण के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया है। यानी जो ट्रस्ट होगा वो कितने सदस्यीय होगा? ये आपका 15 सदस्यीय ट्रस्ट होगा। क्लियर है? जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। क्या होगा? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसका नाम होगा। क्लियर है इतनी बात? अब इस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसको या किसको बनाया गया है? तो जफर अहमद फारूकी को इस जो है वो ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है और इनको साथ ही साथ मुख्य ट्रस्टी भी बनाया गया है। क्लियर है? वहीं अदनान फारूक शाह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे जाफर अहमद फारूकी और साथ ही साथ उपाध्यक्ष होंगे अदनान फारूक शाह। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब एक पॉइंट आपको और इसमें याद रखना है, अतहर हुसैन को ट्रस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसके सचिव कौन है? अतहर हुसैन। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका मोस्टली जो है लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो वीडियो के बिल्कुल अंत में मिलेगा। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। ये प्रश्न अच्छा है, अभी रिसेंटली चर्चा में भी रहा है और कई सालों से आपका चर्चा में बना हुआ है। दिया हुआ है, हाल में ही पाकिस्तान की उच्च अदालत ने कुलभूषण जाधव के मामले में कितने लोगों को न्याय मित्र बनाया है? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 लोगों को न्याय मित्र बनाया गया है। 3 एडवोकेट हैं पाकिस्तान के जिनको न्याय मित्र बनाया गया है। थोड़ा सा अगर हम और इसकी हिस्ट्री जाने तो आप सब जानते हैं कुलभूषण मामला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले में पहुंच गया था, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के उस फैसले को रोक दिया था जिसमें कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई थी। ठीक है, और उसने कहा था इस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए। तो वही काम पाकिस्तान में चल रहा है जिसके तहत 3 लोगों को न्याय मित्र बनाया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं जिनको न्याय मित्र बनाया गया है। तो एक उनमें आपको नाम मिलेगा आबिद हसन मांटो। आबिद हसन मंटो एक नाम मिलेगा, एक हामिद खान मिलेगा और तीसरा नाम मिलेगा जनरल मखदूम अली खान। तो ये 3 लोग हैं जिनको न्याय मित्र बनाया गया है। इनके नाम याद रखिएगा, आपके काफ़ी काम आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये आपका काफ़ी चर्चा में है और ये क्वेश्चन आपका 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दिया है, खासकर बिहार के जो एग्जाम होंगे वहां पर तो 100% मिलेगा। दिया है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, एक योजना है बिहार की जो बहुत ही एक मतलब मोस्ट अवेटेड योजना थी, जिसका पूरा खाका तैयार किया गया और उसको अप्लाई किया गया। इस योजना का नाम है जल निश्चय योजना। अब जल निश्चय योजना के तहत क्या किया जाएगा? ग्रामीण परिवार में जो है प्रत्येक परिवार को 3 जो है वो नल प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 मतलब पानी के 3 नल की व्यवस्था की जाएगी उसके घर में। कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम है। पूरा मैंने अभी जल निश्चय योजना को नहीं पढ़ा है, बस आपको याद रखना है, बिहार से रिलेटेड है। अब ये जो जल निश्चय योजना है इसका प्रस्तुतिकरण कहाँ किया जाएगा? G20 सम्मेलन में। अब G20 सम्मेलन की बात करें तो ये 21-22 नवंबर को होना है। 21-22 नवंबर 2020 को कहाँ पर होना है? ये आपका रियाद में होगा। और रियाद क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है। वहां पर सम्मेलन होगा जहां पर जल निश्चय योजना का पूरा जो प्रारूप है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हाल में ही किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा है? महात्मा गांधी की जो इमेज है, जो फोटो है, उसको अपने सिक्कों पर चित्रित कर रहा है। तो ऐसा पहली बार होगा जब पाउंड पे किसी
अश्वेत व्यक्ति की तस्वीर छपेगी। इससे पहले जितनी भी तस्वीरें छपी हैं सब गोरों की ही छपी हैं। क्लियर है इतनी बात? अब ऐसा किस कारण हो पाया है? ये ऐतिहासिक जो घटना होने जा रही है, इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं उनकी अगर बात करें तो ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक, उनके प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो सका है। हालांकि 2019 में ही इस पर विचार किया गया था। चलिए, पूरी तरीके से अंतिम जो आपका फैसला हुआ है, अंतिम जो निर्णय लिया गया है, उसमें मुख्य भूमिका ऋषि सुनक ने निभाई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल में ही, ध्यान दीजिएगा, हाल में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के तहत सरकार द्वारा कितना अनाज वितरित किया गया? तो केंद्र सरकार ने 44 लाख टन अभी रिसेंटली अनाज वितरित किया है, आगे और भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 1 जुलाई 2020 से आपकी लॉन्च कर दी गई। इससे पहले इसका पहला वाला चरण लॉकडाउन जब लगा था उस दौरान लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें जो गरीब आपके हैं, जो गांव में जो होते हैं, उनको कोटेदार के पास या कोटे से जो है क्या 5 किलो राशन मिलता था। साथ ही साथ 1 किलो दाल की भी 5 किलो राशन में गेहूं या चावल और साथ ही साथ दाल का भी प्रावधान था। ठीक है, चना मिलता था उसमें। अब ऑप्शन इसका समझ गए, आंसर समझ गए, ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया है, इसका दूसरा चरण जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है और रिसेंटली केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों ने मिलकर 44 लाख टन जो है अनाज को अभी उठा भी लिया है और उसका वितरण भी कर दिया गया है। अब योजना के तहत सरकार 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच 201 टन अनाज वितरित करेगी, यानी जुलाई तक जो है ये अनाज वितरण 201 लाख टन के आसपास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो यह मार्च 2020 में सरकार द्वारा घोषित खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। कैसी खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है? इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? जैसा मैंने कहा था, लॉकडाउन जब लगाया गया था तो जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसके दूसरे चरण को फिर से 1 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है, जो कि नवंबर तक जारी रहेगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, मिजोरम में वर्ल्ड क्लास थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रहलाद सिंह पटेल। आप एक इमेज देख रहे हैं, यही है आपके प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात हो जाए इस पे, अगर हम बात करें थोड़ी, तो ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम में वर्ल्ड क्लास थेंजौल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया। ठीक है, परियोजना को स्वदेश दर्शन योजना नॉर्थ ईस्ट सर्किट के तहत लागू किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि इस योजना को जो है किसके द्वारा लागू किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना नॉर्थ ईस्ट सर्किट के तहत लागू किया गया है। भारत में गोल्फ पर्यटन भारत में गोल्फ पर्यटन की मजबूत संभावनाएं हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब स्वदेश पर्यटन योजना की अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो ध्यान दीजिएगा कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2014-15 में भारत में पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बढ़ें तो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो दिया हुआ है, हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो एक इमेज आप देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। इन्होंने रिसेंटली क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। कब दिया है? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को अभी आपका मनाया गया था जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया था, 1 साल उसको कंप्लीट हुआ है, उसी दिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में, जानते हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पीछे की वजह क्या है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया है, जिससे तात्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। ठीक है, मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार मुर्मू को नया नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्त की जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो याद रखिएगा, ये कैग बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है।
कैग प्रमुख के रूप में राजीव महर्षि का स्थान लेंगे अगर ऐसा होता है तो। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर अगर हम बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। कहां पर? भारत में। यहां पर वो क्या करेगा, प्लास्टिक जो अपशिष्ट होता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अलायंस टू प्लास्टिक एंड वेस्ट जो है वो भारत के साथ साझेदारी करके क्या कर रहा है, इस योजना पर काम कर रहा है। ये कहाँ का संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, सिंगापुर का है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि हाल में ही कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए। तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर क्या होगा, मनोज सिन्हा, क्योंकि आपको पता ही है अभी रिसेंटली जो है वो मुर्मू साहब ने इस्तीफा दिया है, तो उनकी जगह मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये इमेज आप देख रहे हैं, यही है आपके मनोज सिन्हा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सॉरी, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया हुआ है हाल में ही हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यानी भारत में अभी भी कहीं पर भी हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नहीं बना है। पहला ऐसा केंद्र बनेगा कहां पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तराकाशी में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। यानी उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में बनाया जाएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें उत्तराखंड के कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तथा यहाँ के वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत। और साथ ही साथ वन अधिकारियों के बीच में एक वार्ता हुई है, उसके बाद ही इस बात का फैसला लिया गया है। अच्छा, अब हिम तेंदुआ की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, हिम तेंदुआ एक बड़ी बिल्ली है जो मध्य और दक्षिणी एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यह तेंदुआ ठंडे और बर्फीले प्रदेशों में रहना पसंद करता है। इसकी विशेष बात और है कि ये एक अकेले रहना पसंद करता है। ठीक है, ये झुंड में या दूसरे जानवरों के साथ नहीं रहता है। सन 2013 की जनगणना के अनुसार हिम तेंदुआ की आबादी पूरी दुनिया में करीब 4000 से 7000 के करीब है। ठीक है, IUCN, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने इस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। याद रखिएगा, एक इमेज आप देख रहे हैं, यही है आपका हिम तेंदुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति हाल में ही गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इरफान अली। गुयाना की अगर बात करें तो आपको मैंने रिसेंटली, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, तो मैं आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा मैप आपको समझाया है, और उसमें मैंने कहा था गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है। गुयाना की राजधानी की बात करें तो गुयाना की राजधानी क्या हो जाएगी, कोई बताएगा, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं इरफान अली। दक्षिण अमेरिकी देश है, याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में एक आपका सूरीनाम है, ब्राज़ील है, और साथ ही साथ एक और कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं वेनेजुएला। तो किसके साथ सीमा टच कर रहा है, ब्राज़ील के साथ, सूरीनाम के साथ, और साथ ही साथ वेनेजुएला के साथ। तो ये सूरीनाम। नए राष्ट्रपति कौन है, इरफान अली भाई साहब। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, हाल में ही घरेलू रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है ICRA के नए CEO कौन बनाए गए। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका N शिवरामन। आप एक इमेज देख रहे हैं, यही है आपके N शिवरामन। अब ये ICRA के नए जो हैं वो CEO बनाए गए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। अब रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, तो इसका अगर आप बहुत विस्तृत नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाया है रेटिंग एजेंसी को लेकर, उस पर जाकर आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो N शिवरामन के बारे में आपको जानना है कि क्या है, ICRA के नए CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ICR का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कहाँ पर है, हरियाणा गुड़गांव में है।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 12 में आप देखेंगे दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। अब विशेष क्या है इसमें, थोड़ा सा वो हम लोग जान लेते हैं। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और सीआईडी द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। अब ई रक्षाबंधन के तहत क्या होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। किस प्रकार की महिलाओं की स्कूली कॉलेज की जो काम स्कूल और कॉलेज और कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से 1 महीने तक का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। अपने आप की सुरक्षा के लिए कि साइबर अपराधियों से कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, इस प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। तो क्या हो जाएगा, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। आपको कमेंट में इसकी तीनों राजधानियों के नाम बताने हैं और ये भी बताना है कौन सी राजधानी, मतलब कौन सी राजधानी क्या है। जैसे एक आपकी न्यायिक राजधानी है, एक आपकी कार्यपालिकी राजधानी है, इस प्रकार से आपको बताना है वो भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर निम्न में से कितने साल की सजा का प्रावधान किया है। उत्तर हो जाएगा 2 साल। अगर कोई खिलाड़ी अपनी गलत उम्र बताता है और बाद में उसके बारे में पता चलता है तो 2 साल तक का उस पर बैन लगाया जा सकता है। 2 साल तक उसके क्रिकेट खेलने पर रोक लग जाएगी। अगर वो कबूल लेता है पहले ही तो फिर वो सजा से बच सकता है। अब थोड़ी सी बात अगर हम बीसीसीआई की कर लें, ठीक है, बीसीसीआई कर लें, या फिर एक पॉइंट और मैं बता दूं, ये नए नियम जो हैं वो 2020-21 सीजन में अप्लाई हो जाएंगे। सभी वर्ग के जो टूर्नामेंट होते हैं सभी पर अप्लाई हो जाएंगे। बीसीसीआई की अगर बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें, तो भारत में क्रिकेट के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रबंधकीय निकाय है। ठीक है। बीसीसीआई का निर्माण दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। क्लियर इतनी बात, थोड़ी सी बातें बीसीसीआई के बारे में भी आपको याद रखनी है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस पर बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि HDFC, अच्छा ये 6 लिख गया है गलती से, वो कोई मतलब नहीं उसका। HDFC बैंक के नए CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, एक यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, यही है शशिधर जगदीशन। और इनको एक और इमेज आप देख रहे हैं जिस जो है HDFC, इसका क्या CEO नियुक्त किया गया है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अब थोड़ी सी बात हो जाए HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, HDFC बैंक भारत का प्रमुख बैंक है। ठीक है। मुंबई, भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की थी, यानी मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC बैंक ने 1 जनवरी 1995 से एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। 1995 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया है। स्थापना इसकी हुई थी 1994 में मुंबई में। चलिए अब आज का प्रश्न ऑफ द डे, इसकी बात करते हैं। प्रश्न ऑफ द डे क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे इस प्रश्न को अगर आपको पढ़ना होगा तो। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की पीठ ने फैसला किया था, ये काट दीजिएगा। ठीक है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की पीठ ने फैसला किया था तथा उस पीठ में शामिल जजों के नाम भी आपको बताने हैं, यानी टोटल कितने जजों की पीठ ने मिलकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था और कौन कौन जज उस पीठ में शामिल हैं, ये आपको बताना है। फैसला कब आया था ये भी आप बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।